गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको उत्तर प्रभाववाद का विंसेंट वान गोग पढ़ा रही थी। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि वान गोग एक फेमस आर्टिस्ट रहे हैं, प्रभाववाद के उत्तर प्रभाववाद के आर्टिस्ट रहे हैं, और मैं उनके जीवन और उनके क्रियाकलापों के बारे में जो उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में दिए हैं उसके बारे में आपको बता रही थी। मैंने पिछली बार तक के वीडियो में आपको बताया था कि वान गो की कला के आरंभिक काल को डच काल कहते हैं। अब मैं उसके आगे का बताने जा रही हूँ आपको। तो मानवीय जीवन के सत्य दर्शन को वान गो कला की आत्मा मानते थे। यह विचार उनको महात्मा गांधी के सत्य व सौंदर्य विषयक विचारों से भी मिलते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार सब सत्य अत्यंत सुंदर है, जबकि असत्य सुंदर होते हुए भी सुंदर नहीं है। जब मनुष्य को सत्य में सौंदर्य का साक्षात्कार होता है तब सच्ची कला की निर्मिति होती है, और सच्ची कला आत्मिक अभिव्यक्ति है। वान गो की कला अभिरुचि के पीछे ठीक यही भावना कार्य रहती। वे आदमी के आत्मिक भावों को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, और उसके साथ जो गुजर रही है, उसके जो अनुभव कर रहा है, उसी को चित्रों का विषय उन्होंने बनाया। वो जैसे कि पिछले आपको बताया था कि आलू भक्षी चित्र है, तो वहाँ पे वो लोग खोद खोद के आलू निकाल रहे हैं, बहुत गरीबी पे जीवन यापन कर रहे हैं। तो ठीक वान गो भी उनके साथ वहीं रहकर वो चित्र निर्मित कर रहे थे, ठीक उनके वैसे स्केचेस बना रहे थे। उनकी जो वेदना है वो उनके चित्रों में दिखाई दे रही थी। जैसा उनको महसूस होता है, जैसा उनको देखकर महसूस होता है, ठीक वैसा ही वो अंकन करने का वान गोग प्रयास करते थे। वे कलाकृति के बाहरी रूप की अपेक्षा उनके विषय व अभिव्यक्ति का अधिक ख्याल रखते थे। रेम्ब्रांड व दोमियो की कलाकृतियां भी वान गोग को बहुत पसंद थी। जॉर्ज डिकेंस व जॉर्ज एलियट के गरीबी के जीवन संबंधी उपन्यास व अमेरिकन लेखक स्टोव का प्रसिद्ध उपन्यास टॉम चाचा की कुरिया उनके प्रिय साहित्यों में से थी। यानी कि जो गरीब तबका था, उनकी तकलीफ उनको भी तकलीफ पहुंचाती थी, और जो भी इस संबंध में कार्य करता था, जो भी फेमस आर्टिस्ट या जो फेमस राइटर या उस वक्त का जो भी राइटर इन लोगों को विषय वस्तु बनाता था, उन सभी को पढ़ना, उन सभी को जानना वान गोग को बहुत पसंद था। वान गॉग कहते थे, यदि आप विकास चाहते हो तो आपको जमीन की गहराइयों में पहुंचना होगा। इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होंने गरीबों, कृषकों, मजदूरों, पीड़ितों आदि के जीवन को चित्रण के लिए चुना। वे सत्य की खोज से में गहराई तक जाकर उनका अध्ययन किया। इसके पश्चात आर्ट वर्ग की कला संस्थान में कुछ समय तक वान गोग ने अध्ययन किया। इस समय उनकी आयु करीब 31 वर्ष थी। यहाँ वे इतनी पर्याप्त मात्रा में रंग लेते कि रंग मिश्रण फलक से नीचे बहता, अथाह संख्या में वो अथाह मात्रा में वो लेते थे रंग, जो चित्रण फलक पे लगाते ही वो बहने लगता था। गुस्से में उनके अध्यापक ने उनका नाम पूछा, तब उन्होंने आवेश में जवाब दिया, मैं हूँ डच आदमी वान गो। तब उन्होंने फौरन रंगांकन कक्षा से रेखांकन कक्षा में हटा दिया गया। आर्टवर्क पे वान गो ने रूबेंस की कलाकृतियों व जापानी छापा चित्र देखे। वे उनसे प्रभावित होकर वे गहरे रंगों की मात्रा कम हल्के रंगों का अधिक प्रयोग करने लगे। होकुसाई की फुजियामा के 100 दृश्य चित्र मलिका के अध्ययन से वान गो की रेखा को अभिव्यक्ति के अनुकूल लचीलापन व निजी बल प्राप्त हुए। यहाँ उनको द्रिलाखा व अन्य प्रभाववादियों के चित्र भी देखने को मिले। गुबिल की कलाविथी का यानी आर्ट गैलरी में वे गोगिया की कला से परिचित हुए। वहीं उनको देगा के चित्र भी देखने को मिले, जो उनको थोड़े पसंद नहीं आए, पर तांगदी की दुकान का चित्र संग्रह उनको बहुत पसंद आया। वहाँ पर पिसारो, सिजान, रेनवार, सिसली, सोरा
गिव्याम व सिन्याक आदि के चित्र थे। थियो से प्रेम व प्रोत्साहन पाकर वे पेरिस के कलापूर्ण वातावरण में नए जोश के साथ चित्रण करने लगे। हालांकि अभी तक विसेंट की कला की महानता की पहचान किसी को नहीं हुई थी। थियो के सम्मुख एक समस्या थी कि वे किसी तरह वान गॉग को, जो अभी 30 साल के हो गए थे, आदर्शवादी किंतु दुनिया की व्यवहार नीति से अनजान वान गॉग को कुछ भी नहीं समझा पाए थे। अर्थार्जन का कोई ऐसा मार्ग बतलाया जाए जिससे वे अपनी रुचि के अनुकूल कार्य कर सके, ऐसे प्रयास में थियो हमेशा लगे रहते थे। उन्हें अपने भाई से सच्चा प्रेम था और वो जो करना चाहते थे वह उसमें कोई रुकावट नहीं बनना चाहते थे, और वह यह भी नहीं चाहते थे अर्थ के लिए ये सब रुकावट बने, यानी पैसे के कारण विसेंट अपनी कला को सींचने से रोकें। ये ऐसा थियो कदापि नहीं चाहते थे। विंसेंट की कला द्वारा मान्यता व अर्थार्जन के लिए किए गए अथक किंतु विफल प्रयत्न व उससे थियो से की गई सहानुभूति पूर्ण सहायता की दर्द भरी कहानी का अब प्रारंभ हो गया था। इस कहानी के आधार पर उपन्यास भी लिखे गए, किंतु विंसेंट के थियो को आत्मीयता से लिखे पत्रों का संग्रह सबसे चित्तवर्धक व उद्बोधक है। वह उनसे विंसेंट ने अपने कला संबंधी विचारों को व जीवन के ध्येय को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया। जो गुण उनकी बातों में शायद ही देखने को मिलते हैं, वे पत्र वान गॉग की आंतरिक तड़प व थियो के असीम प्रेम व सहनशीलता के साक्ष्य है। वान गॉग का प्रभाववादी चित्रकारों से परिचय होने पर वे उनकी चर्चाओं में भाग लेने लगे। वे उनकी पद्धति को उन्होंने आत्मसात भी किया। उन्होंने पेरिस के संग्रहालयों में जाकर प्रसिद्ध चित्रकारों की कलाकृतियों का अध्ययन किया। इससे वान गॉग की रंग संगति में बड़ा परिवर्तन हुआ। वह उनके डच काल के भूरे, काले व गहरे रंगों का स्थान प्रभाववादी विशुद्ध रंगों ने ले लिया। जब डच काल था उनके चित्रों का, आलू बख्शी काल था, तब उन्होंने काले, भूरे, मटमैले रंगों का प्रयोग अधिक किया। लेकिन अब उनके चित्रों में प्रभाववाद का प्रभाव आ गया था, इसलिए उन्होंने विशुद्ध यानी चमकीले रंगों का प्रयोग, यानी विशुद्ध यानी शुद्ध रंगों का, मिक्सिंग रंगों का नहीं, जो प्योर रंग होते हैं उनका इस्तेमाल करना प्रारंभ किया, जिससे उनके चित्रों में एक प्रकार की चमक हमें दिखाई देती है। पिसारो ने वान गॉग को प्रभाववाद व नव प्रभाववाद के सिद्धांतों व अंकन पद्धतियों का भी ज्ञान कराया। सोरा की अंकन पद्धति ने उनको विशेष रूप से आकृष्ट किया। वह उनको सोरा के प्रसिद्ध चित्र ग्रांड जात द्वीप का सूक्ष्म अध्ययन किया। गोगिया व तुलज लोत्रेक से उनका कला विषयक विचारों का आदान प्रदान हुआ। लुब्र संग्रहालय जाकर वान गॉग ने द्रिलाका की रंगन पद्धति व स्वच्छंद तुलिका संचालन का भी निरीक्षण किया, जिससे उनकी चित्रकला पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। पेरिस में वान गॉग की प्रतिभा रंग, रूप, सतह आदि सौंदर्यात्मक गुणों के प्रति जागरूकता हुई। अब वे चित्र विषय की आत्मिक अभिव्यक्ति पर मुख्य रूप से केंद्रित हो गए। पेरिस के जलपान गृहों के लाल, पीले, नीले रंगों का विशुद्ध प्रयोग करके उन्होंने बड़े ही प्रभावपूर्ण चित्र बनाए, जो वहाँ के रंगीले जीवन के परिचायक है। इसके अलावा इन चित्रों के अलावा वान गॉग के पीला वस्तु चित्र व पेड़ तोंगी का व्यक्ति चित्र बहुत प्रसिद्ध है। ये सभी चित्र जो उन्होंने इस पीरियड में बनाए वे पेरिस काल के चित्र कहलाते हैं। ये सब चित्र उन्होंने पेरिस में रहकर बनाए, तो ये सब चित्र उनके पेरिस के पीरियड को इंडिकेट करते हैं। उनकी दुकान में उन्होंने अपनी चित्र जो हैं वो प्रभाववादियों के चित्रों की दुकान में बेचने का प्रयत्न किया, जहां वे अक्सर कला चर्चाएं किया करते थे। सेजान व वान गॉग की कलाकृतियों का चयन वहाँ के चित्रकारों ने किया, जो उनकी दूरदर्शिता और कला मर्मज्ञता का प्रमाण है। पेड़ तांगी के व्यक्ति चित्र में चित्र विषय के व्यक्तित्व एवं चित्रकार के व्यक्तित्व दोनों के समन्वित दर्शन हमें होते हैं। वान गॉग ने हिरोशिंगे के कुछ प्रकृति चित्रों की अनुकृतियाँ भी की। वान गॉग के व्यक्ति चित्रों में व्यक्ति के बाहरी रूप की अपेक्षा
चित्रकार की अंकन पद्धति व रंग संगति प्रभाववादी होते हुए भी पेर तांगवी के व्यक्ति चित्र दर्शन में प्रभाववादी व्यक्ति चित्रण से पूर्ण भिन्न प्रतीत होता है। वान गो के पेरिस काल के अन्य चित्रों में उनकी अभिव्यक्ति इतनी उत्कंठित नहीं है जितनी कि इस चित्र के अंदर है। वान गो के जीवन अध्ययन का जो समय है, ये जो उनका क्रियाकलाप है वो बहुत बड़ा है और उसे समझने में हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। हमें वान गो की जीवन अध्ययन को पूरी तरीके से समझना होगा कि वो किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से पहले उन्होंने मटमैले रंगों का प्रयोग किया, किस तरह से बाद में उन्होंने विशुद्ध रंगों का प्रयोग जो उनका पेरिस काल कहलाया। अब इससे आगे का मैं आपको अपने अगले वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद।